अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लाली का ढाबा चलने लगा। सतपाल सिंह का ढाबा बहुत ही अच्छे से चल रहा था और आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी थी। इसलिए सतपाल ने अब काम करने के लिए 3 लड़कों को भी रख लिया था। उन 3 लड़कों को रखने के बाद उनका ढाबा और भी अच्छे से चलने लगा था। वह तीनों लड़के लोगों को यानी ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देते थे, जिस वजह से उनकी भी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। जब सतपाल सिंह फौज में थे तो उनका बहुत ही जलवा था। अपनी बहादुरी के लिए मिले मेडल उनकी वर्दी की शान बढ़ाते थे। जब भी वह फौज से गांव लौटते तो आसपास के गांव वाले उन्हें देखने के लिए आ जाया करते। सतपाल सिंह अपनी फौज की कहानियां सुनाते हैं तो सभी लोग बहुत ही मन लगाकर उनकी फौज की कहानियां सुनते हैं। सतपाल सिंह की कहानी सुनकर सभी के मन में जोश भर जाता। सभी यही सोचते कि काश मैं भी सतपाल सिंह की तरह फौज में होता तो वह भी वर्दी पहनकर अपने गाँव लौटते तो कितना मान सम्मान होता उनका भी सतपाल सिंह की तरह ही। सतपाल सिंह की सरहद की गोलाबारी और दुश्मन फौजी के मुद्दे की कहानी सुनकर लोगों को बहुत ही अच्छा लगता। गांव के बुजुर्ग लोग सतपाल सिंह से बेहद ही खुश थे। उन्हें सतपाल सिंह पर बहुत गर्व था कि उसने हमारे गांव का नाम पूरे देश में मशहूर कर दिया है। उन्हें फक्र होता था सतपाल सिंह पर कि उन्होंने हमारे गांव में जन्म लिया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगता। एक बार जब सतपाल सिंह घर आया तो वह अपने पैरों के बजाय बस बैसाखी के सहारे आया। दुश्मन से मुठभेड़ में उसकी एक टांग में गोली लग गई थी, जिसे काटना पड़ा था। 5 महीने सेना के अस्पताल में गुजारने के बाद सतपाल सिंह को छुट्टी दे दी गई और साथ में जबरदस्ती रिटायरमेंट के कागजात भी भारी भरकम रकम के चेक के साथ थमाकर उसे वापस घर भेज दिया गया। एक फौजी की कीमत उसी वक्त तक है जब तक कि उसके हाथ पैर सही सलामत रहते हैं। जिस तरह टांग के टूटने के बाद घोड़ा रेस में दौड़ने के लायक नहीं रह जाता तो उसे गोली मार दी जाती है, ठीक उसी तरह फौज लाचार हो जाने वाले को रिटायर कर देती है। सतपाल सिंह को बड़ी रकम के साथ सरकार ने हाईवे से लगी हुई एक जमीन भी तोहफे में दी थी, जिस पर आज उसने फौजी ढाबा खोल दिया था। 3 बेटियां और 1 बीवी के अलावा कोई खास जिम्मेदारी सतपाल पर नहीं थी। फौज से मिली हुई रकम और ढाबे से होने वाली आमदनी भी अब अच्छी होने लगी थी। लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता ढाबे पर, इसलिए अब काम करने वालों को सुस्ती आने लगी थी। नौकरों के भरोसे अब ढाबा चलने लगा था। सतपाल सिंह ज्यादातर नशे में धुत रहता था। वह पीता पहले भी था, लेकिन फौज में इतनी दौड़ाई रहती थी कि कभी नशा सवार ही नहीं हो पाता था। अब काम कुछ था नहीं, इसलिए नशा उतरने से पहले ही बोतल दोबारा मुंह से लग जाती। जब मालिक नशे में रहे तो नौकर को मनमानी करने से कौन रोक सकता है। धीरे धीरे आमदनी भी कम होने लगी, पैसे गायब होने लगे। मजबूर होकर ढाबे की कमान बीवी कमलजीत कौर ने संभालनी शुरू कर दी। अब वह गले पर खुद बैठती और काम नौकरों से कराती। तीखे नैन नक्श की कमलजीत कौर के ढाबे पर बैठते ही ढाबे ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। दाल मखनी और पिस्ता बादाम की खीर के साथ कमलजीत कौर का तड़का भी फौजी ढाबे की पहचान बन गया। कुछ समय तक ढाबा अच्छा चलने के बाद एक बार फिर से ग्राहकों की तादाद कम होने लगती है। कमलजीत कौर ने जब इसकी वजह मालूम की तो पता चलता है कि कुछ फासले की दूरी पर एक नया ढाबा और खुल गया है। अब ज्यादातर ट्रक वहां पर रुकते हैं। दूसरे दिन कमलजीत कौर ने खुद जाकर देखा कि नया ढाबा, जिसका नाम लाली का ढाबा था, वहाँ 25-26 साल की एक खूबसूरत औरत गल्ले पर बैठी है और ग्राहकों से मुस्कुरा कर बात कर रही है। फौजी ढाबा को तोड़ने के लिए घनश्याम ने अपनी बीबी को बिठाकर सतपाल सिंह के ग्राहकों पर डाका डाल दिया था। बहुत सोचने के बाद कमलजीत कौर के पास अब इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था कि वह अपने ब्लाउज के गले को बड़ा करके गल्ले पर बैठा करे। इस तरकीब से कुछ सीनियर तो ढाबे पर आ गए, लेकिन अभी भी लाली का ढाबा कमलजीत के ढाबे से आगे ही चल रहा था। फौजी ढाबा किस हाल से गुजर रहा था, इसकी परवाह अब सतपाल सिंह को नहीं थी। उसे तो बस सुबह शाम 2 बोतल दारू और 1 प्लेट चिकन चाहिए था, जो किसी न किसी तरह कमलजीत कौर उस तक पहुंचा देती थी। ढाबे की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से कमलजीत कौर पर आ गई थी। बच्चियां छोटी थी, वो भी स्कूल जाने वाली बच्चियां, जिसे ढाबे के काम में लगाना मुनासिब नहीं था। एक बार कमलजीत ने अपनी एक बच्ची को पलंग पर बैठे एक ड्राइवर के पास पानी देने के लिए भेजा तो यह देखकर उसका खून खौल गया कि ड्राइवर ने बच्ची के गाल को गलत तरीके से छूने की कोशिश की और बच्ची को गलत तरीके से घूर भी रहा था। छोटी बच्ची पानी का जग पटककर घर के अंदर भागकर आ गई। दुकानदारी पर कहीं असर न पड़े, इसलिए कमलजीत कौर ने बात आगे नहीं बढ़ाई।
पिता दिन रात नशे में धुत और माँ दिन रात ढाबे के गल्ले पर बैठने के लिए मजबूर थी। ऐसे में बच्चियों पर कौन नजर रखता। कच्ची उम्र से जवानी की दहलीज पर पैर रखने वाली वीना, कमलजीत की बेटी, नजर सतबीर से टकरा गई। 1-2 महीने से इतवार की शाम को एक नए ट्रक के साथ एक नौजवान आकर सबसे अलग बैठ जाता था। खाना खाकर सोता और दूसरे दिन वह ट्रक लेकर कहीं चला जाता। स्याह रंग की कमीज, स्याह पैंट और लाल रंग की पगड़ी में वह बहुत खूबसूरत लगता था। पहली बार जब वीना ने उसे देखा तो वह उसे देखती ही रह गई। इत्तेफाक से उसकी नज़र भी वीना की तरफ उठ गई तो उसने अपनी नज़र हटाई नहीं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वह वीना को घूरता ही रहा था। साथ में बैठे क्लीनर ने जब पुकारा, ओ सरबजीते कहाँ खो गया, तब जाकर वीना को उसका नाम सरबजीत मालूम पड़ा। दूसरे इतवार को जब वह फिर वहां आया तो वीना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे ऐसा लगा कि वह सिर्फ उसी के लिए आया है, लेकिन सरबजीत के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। खाना खाकर वह पलंग पर थोड़ी देर के लिए लेट गया। वीना ने घर से एक तकिया मंगाकर ढाबे के एक लड़की को देते हुए कहा कि उन साहब को दे आए। पहली बार किसी ग्राहक को तकिया पेश किया गया था। तकिए के एक कोने में वीना का मोबाइल नंबर और नाम भी लिखा था। किसी को खबर भी नहीं हुई और सरबजीत और वीना एक दूसरे के इश्क में डूबते चले गए। अब घंटों देर तक मोबाइल पर बातें होती रहती दोनों की। किसी को मालूम ही नहीं चला कि चंद कदमों के फासले पर आशिक और माशूक बैठे एक दूसरे से हाले दिल बयां कर रहे हैं। स्कूल जाने के बहाने मुलाकातें होने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सरबजीत ने वीना से कहा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, हम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए। इस बात पर वीना खामोश हो गई। सरबजीत ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत बात कह दी? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे पापा फौज में सूबेदार रहे हैं, वो मेरी शादी किसी ट्रक ड्राइवर से कभी नहीं होने देंगे। सरबजीत ने कहा, फिर तो हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। यह कहते हुए सरबजीत ने वीना का हाथ छोड़ दिया। वीना ने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वीना ने कहा, मुझे यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ, वही शादी कर लेंगे हम दोनों। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊं? कितनी घटिया बात कह दी है तुमने, सरबजीत ने कहा। मेरे माँ बाप इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि मैं किसी लड़की को भगाकर अपने घर ले आऊं। तुम्हारे घर वाले भी यही सोचेंगे कि ट्रक ड्राइवरों का किरदार ऐसा ही होता है। वीना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA किया है मैंने। नौकरी नहीं मिली तो ट्रक ड्राइवर बन गया। यह मेरा अपना ट्रक है। शादी करूंगा तो इज्जत से करूंगा, वरना हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। कल तुम्हारे माँ बापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, तैयार रहना। सतपाल सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि बेटियों की शादी भी की जाती है। उसे तो बस इस बात की फिक्र रहती थी कि कहीं रात में उसकी बोतल खाली न रह जाए। सरबजीत ने जब उससे उसकी बेटी का हाथ मांगा तो कमलजीत कौर के साथ सतपाल सिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे बोतल में किसी ने सिर्फ पानी मिला दी हो। पल भर में उसका सारा नशा रफू चक्कर हो गया। तुमने वीणा को मांगने से पहले यह नहीं सोचा कि तुम एक ट्रक ड्राइवर हो? जी, मैंने यह तो नहीं सोचा, लेकिन यह जरूर सोचा कि आपकी बेटी अगर मेरे साथ भाग जाएगी तो आपकी कितनी बदनामी होगी। ट्रक ड्राइवर पर से हमेशा के लिए आपका भरोसा उड़ जाएगा। ऐसा सुनकर फौजी सतपाल सिंह का सिर पहली बार किसी के सामने झुका था तो वह इंसान सतबीर था। अपने घर वालों से कहो शादी की तैयारी करें। वीणा अब तुम्हारी हुई। यह कहकर सतपाल सिंह ने शराब की बोतल को कमलजीत के सामने ही मुंह से लगा लिया। शादी की बात सुनकर वीणा के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।